हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, मानव कान किस आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं। तो मनुष्य के जो कान है वो कौन सी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। तो एक रेंज है हमारे कानों की कि कहाँ तक लेकर कहाँ तक की ध्वनि जो है हमारे कान सुन सकते हैं। तो वो है हमारी कितनी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है वो मानव कान सुन सकते हैं। और हर्ट्ज यहाँ आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा मृग तृष्णा। मृग यानी जो हिरण होता है, तृष्णा यानी वो इधर उधर जब रेगिस्तान में भटकता है, जिसको मरीचिका भी बोलते हैं, का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा या जो मरीचिका वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, एक विक्षेपण का है, एक विवर्तन का है। तो ये जो घटना है मृग तृष्णा या मरीचिका, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटना है, जिसमें रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है और जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो दौड़ के वहाँ जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, और वहाँ पानी मिलता नहीं है और वो इधर उधर पानी की तलाश में भटकता रहता है। और वो पानी की जो आभास है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कि एक कृत्रिम जो उपग्रह है जो ऊपर आसमान में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर यहाँ से बनाकर भेजा गया है, तो उसको विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत है, यानी उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो उसको मिलेगी किससे? आपकी सोलर सेलों से। तो सोलर सेल लगे होते हैं जो सूर्य से चार्ज होते रहते हैं और उनको ऊर्जा मिलती रहती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल। तो आप सभी को पता होगा दाब का मात्रक होता है क्या? पास्कल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा प्रश्न और वो है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या अर्ग में। तो खाद्य जो ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं कि इतना कैलोरी खाना हमने खाया है, लिया है, या इसमें इतनी कैलोरी होती है। तो जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, और दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उनको सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं है। तो यहाँ अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? यहाँ अदिश राशि हो जाएगी कौन सी? ऊर्जा। बल, आघूर्ण, संवेग, ये क्या है? आपके सदिश राशियाँ हैं। और ऊर्जा कैसी है? अदिश राशि है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न हमारा, निम्न में से सदिश राशि है। तो इस बार आ गया जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो उसको सदिश राशि कहते हैं। तो वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी हमारा वेग। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, लंबाई और समय अदिश राशियाँ होती है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो यह है कौन सा है? तो ये जो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए, तो गति का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है या कोई सा भी नहीं है। तो ये कौन सा है? तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का जो तीसरा नियम था गति का उसके बारे में है। तो ये तृतीय नियम है गति का। 9वां नंबर हमारा, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। तो कोई लिक्विड है, उसको ऊष्मा दी और वो किस में बदल गया? वाष्प यानी भाप में बदल गया, गैस में बदल गया। तो उसको आप क्या कहोगे? तो उसको कहा जाता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर भाप में बदल जाएगा उसको कहेंगे क्वथनांक। और जिस ताप पर कोई ठोस गलकर लिक्विड बन जाएगा उसको कहेंगे गलनांक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ठोस कपूर से कपूर भाप बन जाता है। यानी ठोस है वो सीधा किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है, द्रव्य में नहीं बदल रहा है।
तो ऐसी क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। या जो लिक्विड जो अवस्था होती है वो ऊर्ध्वपातन में अपसेंट होती है, द्रव अवस्था नहीं पाई जाती है। या ठोस से सीधा ही गैस और गैस से सीधा ही वो ठोस में बदल जाता है। ठोस को गर्म करोगे तो गैस में चला जाएगा और गैस को ठंडा करोगे तो वो ठोस बन जाएगी, लेकिन यहाँ लिक्विड फॉर्म अपसेंट रहेगी। नेक्स्ट 12वां है हमारा थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो ये काम आता है ताप को स्थिर रखने में। तो थर्मोस्टेट, थर्म का मतलब होता है थर्मल यानी एनर्जी, ताप, तो ताप को जो स्थिर रखता है उसको क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट चलते हैं 13वां, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जो ध्वनि तरंगें जिसको हम सुनते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, क्या वो अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, या विद्युत चुंबकीय या अप्रगामी तरंगें हैं। तो ये कैसी तरंगें होती हैं, ये होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। नेक्स्ट चलते हैं चमगादड़ जो होता है बैट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि वो किसकी मदद से उड़ जाते हैं चमगादड़, तो वो इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास परासर्वेत तरंगें होती है। तो वो आपकी अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। परासर्वे जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा होती है उनको परासर्वे ध्वनि तरंगें कहते हैं। और सर्वे कौन सी हो जाएगी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य वाली, और 20 हर्ट्ज से कम वाली हो जाएगी अपसर्वे या असर्वे। तो यहाँ चमगादड़ है वो परासर्वे ध्वनि तरंगें उत्पन्न करके अंधेरे में आसानी से उड़ लेते हैं और अपना शिकार भी कर लेते हैं। 15वां है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती, तो सभी को पता होगा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। जल यानी तरल में चल जाएगी, वायु यानी गैसों में चल जाएगी, लोहा यानी ठोस में भी चल जाएगी। 16वां है तरंग को वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए। तो तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ए। तो v बराबर n लैम्बडा आवृत्ति और लैम्बडा हो जाएगा यहाँ तरंग दैर्ध्य और v हो जाएगा यहाँ वेलोसिटी यानी वेग। 17वां है हमारा बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है। क्यों, कि बिजली की चमक हमको पहले दिख गई लेकिन गर्जना हमको बाद सुनाई दे रही है, इसका कारण क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो प्रकाश हमको पहले दिख जाएगा और ध्वनि हमको बाद में सुनाई देगी। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की चाल होती है आपकी काफ़ी कम 331 के आसपास होती है, 331 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए प्रकाश पहले और ध्वनि बाद में। नेक्स्ट चलते हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है यानी तीखी होती है, क्योंकि महिला आवाज़ का क्या करती है, आयाम कम होता है या महिला की आवाज़ का आयाम अधिक होता है। क्या तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है। तो यहाँ क्या होएगा, महिला की आवाज़ का जो तारत्व होता है, जो पिच होता है, पिच वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो तीखी होती है। 19वां है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु, न्यूट्रॉन, फोटोन या पॉजिट्रॉन। तो उनको कहते हैं फोटोन। तो फोटोन के जो बंडल होते हैं उनसे प्रकाश बना होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होगा, चंद्रमा बीच में हो, किसके, पृथ्वी के। तो जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच कौन आ गया, चंद्रमा, इसलिए सूर्य पे क्या लग गया, ग्रहण लग गया। उसकी जो छाया है वो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिर रही है। नेक्स्ट चलते हैं 21वां सवाल।
चंद्र ग्रहण घटित होता है, यानी कौन से दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या पूर्णिमा को, और आपका सूर्य ग्रहण होता है कब, अमावस को। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा या तरंग दैर्ध्य द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा उसका आयाम प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 23वां है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके रहता है, यानी कहाँ रहता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ 23वां का क्या, बाहरी पृष्ठ पर। तो किसी भी आवेशित जो वस्तु है चालक, उसका संपूर्ण जो आवेश होता है वो हमेशा उसकी बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती है और जब बिजलियाँ कड़कती है गिरती है तो गाड़ी एक सुरक्षित जगह होती है, क्योंकि वो एक चालक है और वो खोखली अंदर से, तो जो बिजली उस पर गिरेगी तो आवेश उसकी चारों ओर सतहों पर फैलकर भूमि में चला जाएगा। तो बिजली जब गिरती है तो कार में बैठा व्यक्ति एकदम सुरक्षित रहता है। 24वां है, किसी वस्तु का संवेग गुणनफल होता है। तो किसी वस्तु का संवेग गुणनफल होता है किसके, द्रव्यमान और वेग के। द्रव्यमान और वेग, मास इनटू वेलोसिटी, mv। तो संवेग किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू वी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसका गुणनफल होता है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर। लास्ट एंड फाइनल हमारा क्वेश्चन है, किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा किस प्रकार की होगी। तो रबर बैंड को आप खींचोगे तो उसमें ऊर्जा किस प्रकार की होगी। तो उसमें आ जाएगी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आएगी, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो।